बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। इसके अंदर हमने सबसे पहले जिस बात को टेकअप किया था दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा जी फॉर्मेशन के एतबार से कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के हो सकते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट एंड कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। फिर एनफोर्सेबिलिटी के एतबार से हमने कहा जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void agreement, void contract, voidable contract, illegal contract, unenforceable contract। ये 6 टाइप अब हमें अच्छी तरह से समझ आ चुकी हुई हैं। फिर हमने परफॉर्मेंस के एतबार से बात की। हमने कहा जी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर थोड़ा आगे चले तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आना शुरू हुए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी। ये 3 काम हम मुकम्मल कर चुके हैं, ठीक है ना। इस वक्त हमने ये 2 तो हम चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट कराए थे। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज के ऊपर बात हुई। हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ he is major, sound mind, not disqualified by law। ये 3 बातें उसके अंदर एट अ टाइम मौजूद होनी, तीनों बातें मौजूद होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई माइनर हुआ तो फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस होगा, ये हमने सेपरेटली पढ़ लिया, ठीक है ना। फिर हमने कहा कोई अनसाउंड माइंड हुआ तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस होगा, वो हमने सेपरेटली डिटेल में पढ़ लिया। फिर हमने कहा कि अगर इफ द पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ तो फिर उसके साथ क्या हम एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट करेंगे, वो बातें भी हमने पढ़ ली। आज का हमारा मेन एजेंडा है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को हम डिफाइन करके थे, ठीक है ना। कंसीडरेशन को हम डिफाइन करके थे। हमने यहाँ से आगे चलना है कि कंसीडरेशन को डिफाइन करने के बाद अब उसके अंदर और क्या बातें रह गई हैं। कंसीडरेशन को डिफाइन करने के लिए जनाब हमने अपनी वही पुरानी एक एग्जांपल को टेकअप किया और उससे समझा कि कंसीडरेशन होती क्या है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग and promise to do or abstain from doing such act or abstinent। act किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये कामरान और नोमान वाली एग्जाम्पल के। और abstinent किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? रमला एंड कमला वाली एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। तो is known as consideration। यहीं से हमें लैंग्वेज से पता चला कि हमारी कंट्री के अंदर कंसिडरेशन पास्ट में भी पे की जा सकती है, प्रेजेंट में भी पे की जा सकती है, फ्यूचर में भी पे की जा सकती है, ठीक है ना। ये सारा कुछ हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, have some value। ये हमने कंसिडरेशन में उधर भी पढ़ा था, have some value। लेकिन वैल्यू का फेयर होना जरूरी नहीं है, लेकिन वैल्यू का लॉफुल होना जरूरी है। वैल्यू का होना भी जरूरी है, वैल्यू का लॉफुल होना भी जरूरी है, फेयर वैल्यू होना जरूरी नहीं। ये ऑलरेडी भी हम बात करके आए हुए हैं। प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। वो कहता है कोई ऐसी चीज आप एज अ कंसिडरेशन नहीं ले सकते कि जो आप ऑलरेडी बाउंड टू डू हो। दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो जो पैसे हैं, जो कॉलेज की फी है, वो आप ऑलरेडी बाउंड टू डू हैं। अब उस फी को किसी और काम के लिए कंसिडरेशन तो नहीं बनाया जा सकता। या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल
किसी ड्यूटी पे बैठा हुआ है, मतलब नादरा का कोई ऑफिसर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बंदा शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए आया है उसके डेटा को एंटर करे, उसकी वो फॉर्म फिल करे और ये सारा काम करे। ही इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। लेकिन वो क्या है कि मैंने एक एक्ट किया, आपका डाटा एंटर किया है तो मुझे कंसिडरेशन कर दें। नहीं, उसका जो ऐसा काम जो ऑलरेडी बाउंड टू डू है, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, मस्ट बी रियल। यानी कंसिडरेशन ऐसी होनी चाहिए जो रियल हो, यानी इल्यूजनरी किस्म की कोई बात ना हो, अनसर्टेन कोई बात ना हो, वो जो मुर्दे को जिंदा करने वाली बात हम पहले कर रहे थे, कोई इस किस्म की बात ना हो, और लॉफुल भी ऑब्वियसली। दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें से कुछ बातें तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, यानी अगर प्रोमिजर चाह ही नहीं रहा है कि उसको इस चीज की कंसिडरेशन पे की जाए तो वो आप पेमेंट करेंगे, अभी तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, in order to constitute legal consideration, the act or abstinence forming the consideration for the promise must be done at the desire or request of promiser। अच्छा जी, दूसरी बात आ गई थी, consideration may move from promisee himself or by another person, even by, ये हमने लास्ट टाइम एक ऑटो की एग्जांपल से भी बात समझी थी। लेकिन एक मशहूर केस स्टडी जो है वहां से एक एग्जांपल मैंने बना रखी है। फर्ज कर ले ये एक बेटा है और ये उसके वालिद साहब हैं। बेटा जो है वो वालिद साहब को ख्वाहिश जाहिर करता है कि आप मुझे ये घर परचेज करके गिफ्ट कर दें, ठीक है ना। वालिद साहब कहते हैं कि ओके, मैं आपको गिफ्ट कर देता हूं, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हारे जो फुला अंकल हैं तुम उनको हर महीने एक एन्युटी पे करोगे, ठीक है ना, एक अमाउंट एक्स अमाउंट पे करते रहोगे एज ए एन्युटी, एज ए हेल्पिंग, ठीक है ना, विदाउट एनी थिंग। आप उसे फर्ज किया जी 50,000 रुपया महीने का आप इन्हें पे करते रहेंगे। अब कुछ अरसे के बाद बच्चे के घर नाम ट्रांसफर हो गया, कुछ अरसा तो उसने पे की एन्युटी, फिर उसे बीला पढ़ना शुरू किया। उसे कहा यार मेरा और अंकल का क्या कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास तो कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही है इस सारे सिलसिले में, और मैं पैसे दिए जा रहा हूं, तो अगर ये पैसे देना बंद कर दे तो क्या वो बंदा, वो अंकल कोर्ट में जा सकते हैं? तो पता चला जा सकते हैं, बिकॉज इन दो के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, इन दो के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी कंसिडरेशन वालिद साहब ने पे कर रखी है। आप कहें जी उसने तो नहीं पे कर रखी, इवन स्ट्रेंजर कैन पे, कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है, इवन स्ट्रेंजर कैन पे, ठीक है ना। वो और हमने इससे बेहतर वो ऑटो वाली एग्जांपल जो ली थी क्लास में, वो ऑलरेडी हम उसको कर चुके हैं। अच्छा जी, फिर आ गया जी कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। मसलन अकरम rendered some services to Wasim in the month of August. In September, Wasim promised to compensate Akram an amount of ₹10,000 for the services he rendered to him. Services पहले पे कर दी और दूसरे बंदे ने उसका एक्नॉलेज बाद में किया। उसने कहा यार वो काम आपने मेरा किया था, उसका मैं आपको 10,000 पे कर दूंगा, क्योंकि समथिंग इन एक्सचेंज है ना। कंसिडरेशन हम क्या कह रहे थे, सादा लफ्जों में हमने इसे कैसे डिफाइन किया था, समथिंग इन एक्सचेंज। अब एक बंदे ने काम पहले कर दिया, दूसरे बंदे ने उसको एक्नॉलेज बाद में किया। इसका मतलब है अकरम कैन रिकवर 10,000 फ्रॉम, जब उसने इसको यहां ऐसे समझे, एक पार्टी ने दूसरे के लिए कोई काम किया, काम ऑलरेडी हो चुका, हो जाने के बाद दूसरे बंदे ने अब उस काम को एक्नॉलेज किया
और प्रॉमिस किया। ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। इनकी एक शॉप थी मिस्टर एक्स की, ही इज द ओनर ऑफ द शॉप। एक दिन ये शॉप पे मौजूद नहीं था, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसकी वजह से शॉप में आग लग गई। अब शॉप के मुलाजिम भी परेशान है, सब लोग परेशान है। ये एक हमसाया है शॉपकीपर वहीं साथ वाला, ये आता है और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, फायर ब्रिगेड को कॉल करता है, खुद थोड़ा रिस्क लेता है, थोड़ा रेस्क्यू करता है चीजों को। अल्टीमेटली बड़ा मेजर लॉस होने से बच जाता है। अब अगले दिन जब ऑनर आता है, ये ऑनर उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, ये ऑनर ऑफ द शॉप, ऑनर ऑफ द बिजनेस उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। लेकिन ये बाद में उसे बुलाता है और कहता है कि यार तुमने बड़ी जबरदस्त काम किया, मुझे मेरे एम्प्लॉइज ने बताया, तुम तो फरिश्ता बन के आए, तो यार आपके एहसान का हम कोई बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको 1 लाख रुपया प्राइस दे रहे हैं। ये वादा कर लिया। अब लॉ इस बात को कैसे देख रहा है? उस बंदे ने जब वो काम किया तो पैसों के लिए नहीं किया था, वॉलंटरीली किया था, ठीक है ना। लेकिन बाद में ऑनर ने उस काम को अपने पास उस बंदे को बुलाकर रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ कंसिडरेशन कि यार हम आपको कंपनसेशन पे करेंगे, आपने हमारा ये काम किया। अब वादा कर लिया, लेकिन वादा कर लिया कि दे रहे हैं, अब दिया नहीं है अभी, लेकिन प्रॉमिस कर लिया बुला के। बाद में ख्याल आया कि नहीं यार ठीक है, ऐसे ही करता है इंसान, एक अच्छा आदमी ऐसे ही बिहेव करता है। अब ये पैसे नहीं दे रहे, जो प्राइस खुद ही अनाउंस किया था वो नहीं दे रहे हैं। क्या ये बंदा अदालत जा सकता है? तो इस डेफिनेशन की वजह से जा सकता है, क्योंकि इस डेफिनेशन ने क्या किया, आपके पास्ट के एक इवेंट को कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज कर लिया है, और जब आपने वादा कर लिया तो अब प्रॉमिस हो गया वो वाला, ठीक है ना, अब प्रॉमिस हो गया। अब अगर वो नहीं करेगा तो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। यही बात यहां भी लिखी है, अकरम कैन रिकवर ₹10,000 फ्रॉम वसीम ऑन व्हाट ग्राउंड, दिस इज, और फिर आ गया जी, वो कार सेल हिज कार फॉर ₹1 million एंड डिलीवर द कार एट द टाइम ऑफ पेमेंट। Here the consideration is moving simultaneously with the, वही जो कैश ऑन डिलीवरी वाली टाइप की बात आ गई। Akram promised to deliver certain good to Shoaib after 5 days. Shoaib promised to pay after 5 days from the date of cash on delivery, और ये क्रेडिट सेल टाइप आ गई। तो अगर तीनों एग्जाम्पल में देखें तो ये पास्ट में कंसिडरेशन पे हो गई थी और ये प्रेजेंट में कंसिडरेशन पे हो रही है और ये फ्यूचर में कंसिडरेशन पे हो जाएगी। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अच्छा जी, जी अभी हम आगे और थोड़ा सा आज के लेक्चर में वहां पहुंचने लगे। कंसिडरेशन हैव सम वैल्यू, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 10 मिलियन की कार वो 3 मिलियन की कार 10 मिलियन में सेल कर दें, इवन 10 रुपीज में सेल कर दें तो कोई मसला नहीं है। कंसिडरेशन के लिए हमें 3 चीजें देखनी थी। कंसिडरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी है, उसका लॉफुल होना जरूरी है, उसका फेयर वैल्यू होना जरूरी नहीं है। ये ऑलरेडी हमने, हाँ फेयर वैल्यू से कम है तो हमारा ध्यान एक तरफ जरूर जाएगा कि यार कंसेंट फ्री थी कि नहीं थी, ठीक है ना। हम ये जरूर कंसीडर करेंगे कि यार ये कंसेंट फ्री है कि नहीं है। या दूसरी बात, ये बंदा अनसाउंड माइंड तो नहीं है, ये रैशनल डिसीजन अपने इंटरेस्ट को वॉच ही ना कर सक रहा हो, उसे पता ही ना हो वैल्यू क्या है। ये 2 इशारे निकलते हैं अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन है। इस 2 बातों का ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी।
कुछ बात समझ आई है? इन दो बातों का ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी, यानी कोर्ट में दूसरी पार्टी इन दो ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज कर सकती है, इसका आपने अरेंज रखना। यार वो मेडिकली फिट आदमी था, साउंड माइंडेड था, और कल को वो कहे जी मेरी तो कंसेंट ही फ्री नहीं थी, तो ये दो बातों की बेस पर अभी भी सवाल उठाया जा सकता है। समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, ये भी ऑलरेडी हमने कहा। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, यानी कोई इल्यूजनरी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। तो ये 7 बातें हमें नजर आ, कंसिडरेशन से रिलेटेड ये वाली 7 बातें भी हमें समझ, ऑलरेडी बेसिक बातें थी, हम पहले कहीं ना कहीं कंसिडर कर चुके हुए थे, लेकिन बहरहाल कंसिडरेशन। तो अगर आप गौर करें तो लॉ का मिजाज कैसे चल रहा है। पहले ऑफर की बात हुई, फिर एक्सेप्टेंस की बात हुई, फिर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर की बात हो गई, फिर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस की बात हो गई, फिर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन की बात हो रही है। तो लॉ ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। वो जो हम शुरू में आपको बात कहते हैं कि लॉ ग्रेजुअली चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करता है, जैसे जैसे आप आगे चलते हैं तो लॉ चीजों को एक्सप्लेन करता चला जाता है। ये तो कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ डाटा हमने किया। असल में तो हम पढ़ रहे थे क्या, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी। अब कंसिडरेशन, इसका मतलब है, इसका हम पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। यहां तक इस चैप्टर ने कवर करना है, फिर चैप्टर पॉइंट नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 4 टेकअप करेगा, ठीक है ना। तो अब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए, एक्सेप्शन टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब असल रूल क्या है जी हमारा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक अहम एसेंशियल क्या है, कंसिडरेशन। इससे हमने एक उसूल निकाला कि लॉ क्या कहना चाहता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। असल उसूल ये है। वो कहता है लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही है, या इसकी कोई एक्सेप्शन है, या लॉ कह रहा है यार यहाँ लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। वो कहता है यार 8 बातें हैं, लेकिन 4 आपके सिलेबस में और 4 आपके सिलेबस में नहीं है। नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रोमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस। ये जो अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, जिस वक्त वो सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी उस वक्त वॉलंटरीली थी, लेकिन अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बुला के वादा कर लिया, तो अब लॉ कह रहा है कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा जनाब, एक लफ्ज हमने इस्तेमाल करना है, टाइम बार्ड डेट, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और चौथी बात है गिफ्ट। ये 4 बातें हमारे सिलेबस में शामिल है, इसे हमें 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ना है। नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नंबर 2, प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। नंबर 3, टाइम बार्ड डेट। नंबर 4, गिफ्ट। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये यहाँ अभी हम इसका डिस्कस नहीं कर रहे, हमारे सिलेबस में अब ये डिटेल में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये 4 बातें भी हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में पहले हुआ करती थी, अब स्पेसिफिकली आईकैप ने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, इसलिए हमें ये वाली 4 बातें डिटेल में पढ़नी। पहली वाली बात को हम करते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, टॉपिक क्या चल रहा है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। उसमें पहली बात आ गई, नेचुरल लव एंड affection, natural love and affection. An agreement made on account of natural love and affection without consideration will be valid. Valid का मतलब है, valid का मतलब है enforceable by law हो गया, और ये agreement क्या बन गया, contract बन गया। हालांकि हमने कहा था कि जो डोमेस्टिक टाइप की चीजें हैं
वो तो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन अब इसको हम स्पेसिफिकली ऐड कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। वो कहता है सबसे पहली बात है, हमने वैसे तो आपको सारा पढ़ाते आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्बल भी हो सकता है, ठीक है ना, एम्प्लॉयड भी हो सकता है, उसका लिखा होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का लिखा होना जरूरी है। मस्ट बी एक्सप्रेस इन राइटिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास राइटिंग में अवेलेबल हो, लिखा हुआ हो, वर्बली ना हो। नंबर 2, रजिस्टर्ड अंडर दी, जाहिर है गिफ्ट होगा ना ये, तो एक गिफ्ट का लॉ है, गिफ्ट, ठीक है ना, वहां ये रजिस्टर्ड भी हुआ, वरना अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। हमने कहा था लीगल फॉर्मेलिटीज, तो 2 लीगल फॉर्मेलिटीज आ गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ भी जरूरी है और रेलिवेंट लॉ के तहत रजिस्टर्ड भी हुआ हो, गिफ्ट डीड आपकी रजिस्टर्ड भी हो। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बुनियाद पर दिया गया हो। एंड पॉइंट चल रहे हैं, एंड सेकंड लास्ट पॉइंट से पहले जब एंड आ जाए तो इसका मतलब है सारे पॉइंट्स का एक वक्त में पूरा होना जरूरी है। बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। कहते हैं ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है ना, ये कौन सा लव एंड अफेक्शन चाहिए? द पार्टीज हु आर स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन, बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी, ये जो फैमिली के, जिसे हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं, इनके दरमियान में अगर ये बात हो रही है, फादर ने बेटे को कोई वादा कर दिया, ठीक है, बहन ने भाई को, हस्बैंड ने वाइफ को, ये वाले वादे, और अगर वो वादे राइटिंग में मौजूद हों और रजिस्टर्ड अंडर लॉ हों, और अब फादर वो आपको पे नहीं कर रहे, भाई वो पे नहीं कर रहा, हस्बैंड वो पे नहीं कर रहा, अब आप केस कर सकते हैं। बिकॉज लॉ कह रहा है कि ये एक्सेप्शन टू द रूल है कि हस्बैंड जो है, भाई जो है, फादर जो है, वो ये नहीं कह सकते कि यार कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व नहीं है, समथिंग इन एक्सचेंज तो नहीं है, ये तो वन साइडेड गिफ्ट था, मैं नहीं देना चाह रहा, तो फिर क्या हुआ? डॉक्टर नहीं, लेकिन 4 शर्तें लगा रहा है। दो तो अलग से ही है, 2 शर्तें असल में लग रही हैं, लिखनी तो 4 ही हैं, लेकिन हकीकत में 2 शर्तें लग रही है, राइटिंग में हो और रजिस्टर्ड अंडर लॉ। बाकी 2 बातें तो ये हैं कि बिटवीन नियर पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन, 2 दोस्त हैं, उन्होंने कोई आपस में वादा किया, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक डोमेस्टिक एंड सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ये भी एक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, लेकिन लॉ ने इसको एक्सेप्शन में उठा के डाल दिया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा अगर ये 4 कंडीशन पूरी कर ली जाए तो। बहनों की बात। दूसरी बात आ गई, प्रोमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस। वही एग्जांपल, वही फायर वाली एग्जांपल अपने ध्यान में ले, ठीक है ना। यहाँ लॉ इसको एक्सप्लेन कर रहा है, वरना तो वॉलंटरी सर्विस को उसने कहा था कंसिडरेशन बन गई है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि चलो अगर आपको वो ना भी समझ आ रही हो ना, तो हम आपको एक बात कह रहे हैं, सच प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट, वो जो उसको बुला के कहा गया था, एंड पर्सन हु is to be compensated has already done something voluntarily or has done something which the promiser was legally bound to do। अभी पहले वाली बात की सिर्फ करते हैं बात। वो कहता है कि 2 बातें हैं। वो कहता है इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट, कहा तो नहीं था हमने, बिकॉज आपको पता है कंसिडरेशन की एक और डेफिनेशन थी, when at the desire of the promiser। ये प्रोमिसर के डिजायर पे नहीं किया गया था, बल्कि किस नेचर का था? वॉलंटरी नेचर का था, ठीक है ना, वॉलंटरी नेचर का था
किसी की गाड़ी जो है वो ट्रैफिक में फंस गई है, तो वो बेचारा तंग हो रहा है, आपने अपनी गाड़ी साइड पे पार्क की और आप आए कि यार चलो मैं धक्का लगा के इसको निकलवा दूं, बेचारा परेशान हो रहा है। जब आप आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉलंटरीली आ रहे हैं। लेकिन इस सारे के बाद अगर अब इवेंट हो चुका है, इवेंट हो चुका है, अब बाद में वो कहे कि यार मैं आपको कंपनसेट करना चाहता हूं, ओके, the person who is to be compensated has already done something voluntarily। बस यहां तक, और को भी नहीं हम देख रहे। दो बातें समझ आ गई? अच्छा जी, तीसरी बात क्या है? अच्छा पहले और थोड़ी सी डिटेल आ रही। एसेंशियल्स ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड शुड बी वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन वंस ऑन इम्पल्स चॉइस और विल, अपनी ख्वाहिश से उसने ऐसा किया हो इन द पास्ट, ठीक है, टू अट्रैक्ट द एक्सेप्शन। द सर्विस रेंडर शुड बी टू द प्रोमिजर। प्रोमिजर existed when the service was rendered, यानी उसके सामने हुआ ये, and promiser willingly promised to compensate for voluntary service। और अगर आपने ही पैसे मांग लिए तो फिर लॉ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा आपको कि यार सर्विसेज दो तरह की हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट हमें नजर आ रहा होता है कि वॉलंटरी नेचर की नहीं है, ठीक है ना, एम्प्लॉयड मीनिंग उसमें, वो जो कुली वाली एग्जांपल हो रही थी, वो जो शू शाइनर वाली एग्जांपल हो रही थी, ठीक है ना, तो सर्कमस्टांसेस हमें बता रहे होते हैं कि ये बंदा वॉलंटरीली आ रहा है या इसका काम ही यही है। एक है आपकी गाड़ी खराब हो गई, एक शख्स अपनी गाड़ी में से उतरा और उसने अपनी गाड़ी साइड पे की और थोड़ा आपको असिस्ट करके आपकी गाड़ी साइड पे लगवा दी, ये कौन आदमी है? वॉलंटरी। एक कैरेक्टर आपको रोड पे फिरता हुआ ही नजर आता है, बाइक पे, साइकिल पे, वो आता है, उसके पास टूल किट होती है और वो आपको रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन वो आके आपको कहता नहीं है कि मैं ठीक कर दूं, ये कर दूं, बल्कि आके फौरन से, क्योंकि उसका तो ग्राहक होता है, उसने तो ऐसे ही आपको वो करना होता, वो फौरन से काम शुरू कर देता है। अब उसका हुलिया, उसके पास मौजूद टूल किट, ये सब कुछ बता रही है ये वॉलंटरी नेचर का बंदा नहीं है, ठीक है ना, ये वॉलंटरी नेचर का बंदा नहीं है। अच्छा जी, खैर, टाइम बार्ड डेट, कल हम आएंगे तो इन सब के ऊपर केस स्टडी की मदद से इनको जरा डिटेल में करेंगे, आज बच्चे भी कम है तो मैं दानिस्ता वहां तक नहीं जा रहा। टाइम बार्ड डेट, सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को जरा एक्सप्लेन कर लें। टाइम बार्ड डेट हम कहते किसको है? एक लॉ मौजूद है कि अगर आपने किसी से उधार लेना है तो जो उसकी ड्यू डेट हुई है ना, उससे 3 साल के अंदर अंदर पैसे लें, तकाजा कर लें, नहीं तो विद इन 3 ईयर आप कोर्ट में चले जाएं, जनाब ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप पहले जोर लगाते रहे, खुद ही कोशिश करते रहे, होता रहा 4 साल गुजर गए, यानी 3 से ज्यादा का टाइम हो गया। अब आप अदालत जाएंगे तो कहेंगे नहीं ये आपका टाइम बार्ड हो गया है, तो आपके पास 3 साल की टाइम लिमिट थी, उसके अंदर अंदर आपने हमारे पास आना था। टाइम बार्ड डेट इज अ डेट which a creditor cannot enforce payment of due to law of limitation। कि अब आप अदालत इसलिए नहीं सिर्फ जा सकते कि अदालत कहती है यार मेरे पास तो 3 साल के अंदर अंदर आना था, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन a promise to pay time barred debt is enforceable। एक है कि वो जो बंदा जिसके खिलाफ आपने जाना था ना, ये फिर दोबारा आपको बुलाता है 4 साल के बाद, वो कहता नहीं यार मैंने भाई आपके पैसे देने हैं, मैं दुनिया में नहीं दूंगा तो मुझे आखिरत में देने पड़ेंगे, यार ये लो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि फलां तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे। दोबारा नया प्रॉमिस हो गया, दोबारा नया प्रॉमिस हो गया। अब कहीं कोई इसके ये इंटरप्रिटेशन ना कर दे यार ये प्रॉमिस तो विदाउट कंसिडरेशन हुआ है, तो लॉ ने उसको एक्सेप्शन को क्रिएट करके समझा रहा है। A promise to pay time barred debt is enforceable if it is made in writing, it is signed by debtor or his agent, and
It relate to a debt which could not be enforced by a creditor because of law of limitation. मसलन एक कस्टमर है, उसने पैसे नहीं दिए, 3 साल से ज्यादा का टाइम गुजर गया, अब कानूनन आप अदालत में नहीं जा सकते, टाइम बार्ड डेट हो गया। लेकिन कस्टमर को ख्याल आया और उसने आके नया वादा किया कि नहीं मैं आपको पैसे दे रहा हूं। कैसे वादा किया? राइटिंग में, और उसको साइन कर दिए। ठीक है ना, 2 बातें पूरी हो गई। इट इज मेड इन राइटिंग, इट इज साइंड बाय डेटर और हिज एजेंट। और तीसरी बात कि ये वो वाला डेट हो जो टाइम बार्ड हो गया, क्योंकि अगर टाइम बार्ड नहीं हो तो फिर इस एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है, फिर तो मैं वैसे ही अदालत में जा सकता हूं। ठीक है ना। तो कहते जनाब ये वाला डेट भी, अगर वैसे तो इसमें और डिटेल से देखें तो ये कंसिडरेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, लेकिन वो कहते हैं अगर आपको शक पड़ रहा है कि ये जो नया एग्रीमेंट हुआ है इसमें क्या कंसिडरेशन है, मुझे तो मेरे पुराने पैसे मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा? तो कहता है यार अगर आपको ऐसे लग रहा है, वैसे तो ये हकीकत में ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है तो ये भी एक्सेप्शन है, आप इसके ऊपर ये वाला रूल नहीं लगा सकते, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, या एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये वाला उसूल नहीं लगाना, ये भी उसकी एक्सेप्शन ट्रीट कर ले। 3 बातें हो गई। चौथी बात वो कह रहा है गिफ्ट। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन, वो कौन है? डोनर, टू अनदर पर्सन, वो कौन है? डोनी, एंड एक्सेप्टेड बाय दी डोनर। एक बंदे ने, अब ये सिर्फ एक बात यहां समझनी है हमने, एक बात हम इससे पहले करके आ रहे हैं, कौन सी? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पॉइंट नंबर 1, और गिफ्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? यहां नियर रिलेशन जरूरी नहीं है, कोई 2 लोग आपस में गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। नियरनेस ऑफ रिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, लेकिन पहले वाली कंडीशन में नियरनेस ऑफ रिलेशन रिक्वायर्ड है। Any completed gift actually made between donor and donee is valid, although without consideration. Gift is executed in writing and duly registered. In order to attract this exception, there need not to be natural love and affection or nearness of relationship, but gift must be completed. इन 2 प्रोविजन में बड़ा अहम फर्क है। एग्जामिनर आमतौर पर यहां हमें कंफ्यूज करना चाहता है। वो कहते हैं कोई से 2 लोगों के दरमियान गिफ्ट एक्सचेंज हो जा सकता है, लेकिन ये प्रोविजन कब लगेगी? अगर गिफ्ट देते हुए आपने राइटिंग में गिफ्ट डीड बनाई और उसको रजिस्टर्ड करवाया अंडर लॉ, और गिफ्ट दे चुके हैं, और गिफ्ट दे चुके हैं। इसका मतलब है ये प्रोविजन इसलिए बनाई जा रही है कि दिया हुआ गिफ्ट वापस ना लिया जा सके। कि कल को आपकी लड़ाई हो गई, आपने कहा देखो भाई वो जो मैंने आपको गिफ्ट दिया था ना, उसमें तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व भी कोई नहीं थी, करो मेरी चीजें वापस। बात समझ आ रही? यहां कंप्लीट होना जरूरी। एक शख्स ने आपसे वादा किया राइटिंग में कि जनाब मैं आपको गाड़ी लेके दूंगा, क्यों? बस ऐसे गिफ्ट के तौर पर। आपने एग्रीमेंट राइटिंग में ले लिया, गिफ्ट डीड भी बनवा ली, लेकिन अभी उसने दिया नहीं है। वो चाहे तो अपने वादे को पूरा ना करे, क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर उसने गिफ्ट दे दिया है और अब वो चाहे कि क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं थी, इसकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरा गिफ्ट वापस किया जाए, लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वापस लेने के वक्त कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? वापस नहीं लिया जा सकता। कब? जब गिफ्ट देने से पहले राइटिंग में एग्रीमेंट हुआ,
एग्रीमेंट रजिस्टर्ड अंडर लॉ हो। वो कहे यार भाई ये तो मेरा कोई ब्लड रिलेशन थोड़े था। वो कहते नहीं, नियरनेस ऑफ रिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। गिफ्ट देने, ये प्रोविजन गिफ्ट देने के बाद अप्लाई होती है। वो जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है वो गिफ्ट देने से बाद तो अप्लाई होती है, पहले भी अप्लाई होती है। हस्बैंड ने वाइफ से वादा कर लिया और वाइफ ने लिखवा लिया और रजिस्टर्ड करवा लिया अंडर लॉ। अब हस्बैंड एंड वाइफ है, नियरनेस ऑफ रिलेशन आ गई है। अभी दिया नहीं है गिफ्ट, बट इट बिकम्स एनफोर्सेबल बाय लॉ। वही एग्रीमेंट दो लोगों के दरमियान में उसी तरह का एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन नियरनेस ऑफ रिलेशन नहीं है। उन्होंने भी लिखवाया भी हुआ है, रजिस्टर्ड भी करवाया हुआ है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी हैसियत कब शुरू होगी? जब गिफ्ट दिया जा चुका होगा, कंप्लीटेड गिफ्ट। कल आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इन चारों के ऊपर जरा एग्जाम्पल्स के जरिए से चलेंगे और थोड़ा केस स्टडीज को करेंगे। और ये इस